हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। और इस वीडियो में हम सिर्फ करंट अफेयर कवर नहीं करते, करंट एंड स्टैटिक दोनों मिला के कवर करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो चीज़ न्यूज में बनी रहती है उसी का स्टैटिक पोर्शन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस वजह से इस वीडियो में करंट प्लस स्टैटिक दोनों का मिक्सचर दिया जाता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसके अलावा इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट। ये न्यूज है ईडी के बारे में। जो ईडी के डायरेक्टर हैं ये कौन है? संजय कुमार मिश्रा साहब। इनका जो कार्यकाल है वो कब तक बढ़ा दिया गया? तो 15 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। अभी हुआ क्या था हाल ही में ये हुआ कि केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल बढ़ाया नवंबर 2023 तक के लिए। तो इसको लेकर के पिटीशन दायर की गई कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? तो इनके टेन्योर जो है, इनका कार्यकाल जो बढ़ाया गया था उसको अवैध घोषित कर दिया और कहा कि जल्दी से जल्दी दूसरे डायरेक्टर को यहाँ पे नियुक्त किया जाए। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जो यहाँ पे केंद्र सरकार है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि माय लॉर्ड, नहीं हमको तो यही वाला डायरेक्टर चाहिए, हमको संजय कुमार मिश्रा साहब ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा राज छुपा है जो सिर्फ संजय कुमार मिश्रा साहब जानते हैं। हालांकि क्या मुद्दा है इसको मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, इसकी सारी जानकारी कवर की अच्छे से मैंने, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर से वही चीज पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, तब तक हम लोग नई चीज देख लेंगे। रोज रोज एक ही चीज थोड़ी ना डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो अक्सर न्यूज में आते रहते हैं। तो जितना बार न्यूज में आएगा उतना बार हम ईडी ही डिस्कस करने बैठ जाएंगे, तो बाकी सारी चीजें हम कब कवर करेंगे। तो इस वजह से इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप ये मुद्दा जानना चाहते हैं तो वहां से आप इसके बारे में देख सकते हैं। हमारा ये आर्टिकल भी सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। अभी हुआ क्या है, तो जो बेल से जुड़ा कानून है, यानी जमानत से जुड़ा जो कानून है, इसमें सुधार की बात की गई है। किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो पब्लिकली आके रो दिए इस चीज को लेकर के कि जो हमारी जेल है उसकी हालत कैसी, वहां पे रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, इस मुद्दे को लेकर के। और अभी मैं एक भाषण सुन रहा था, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी, ये कौन है? ये हमारे राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी इस मुद्दे का जिक्र किया था कि जो जेलों में हालात है ये बहुत बद से बदतर हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग जो खास करके गरीब और वंचित समुदाय के लोग हैं, तो इनको बाहर निकालने के लिए कुछ उपाय किया जाना चाहिए। देखा जाना चाहिए कि जिनके ऊपर कोई माइन्यूट सा चार्ज लगा है उनको यूं ही बेल दे देनी चाहिए, उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं अपनाना चाहिए, उसके लिए कोई यहाँ पे फॉर्मेलिटीज नहीं करनी चाहिए। ये सारे जिक्र कर रही थी हमारी राष्ट्रपति जी। तो इस तरीके से ये मुद्दा फिर से जो है न्यूज में आ गया। इसके बारे में हम देखेंगे कि बेल क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये सारे क्या मुद्दे, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे अदालत या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी कैदी हैं उनमें से 2/3 लोग ऐसे हैं जो विचाराधीन कैदी हैं। इसका क्या मतलब है विचाराधीन कैदी का? इसका मतलब ये है कि अभी इनके ऊपर अपराध साबित नहीं हुआ है, यानी बिना अपराध साबित हुए ये लोग कहाँ पे हैं? जेल में हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जेल में अत्यधिक भीड़ हो गई है और इनको भी बेल नहीं दी जा रही। मतलब बरी तो नहीं करना आपको, यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी अदालत ने फैसला सुना दिया है और इनको सजा से बरी किया जा रहा है। इनको बेल दी जा रही है ताकि कम से कम ये अपना नॉर्मल जीवन जी सके। तो इस वजह से ये बात की जा रही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 2/3 कैदी जो हैं ये क्या है? ये विचाराधीन है। उसके बाद भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इनको जेल में भर भर के रखा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ पे बेल जो है ये दी जाए, ना कि जेल दी जाए। बेल नॉट जेल। क्या कहा जा रहा है? जमानत, जेल नहीं। इसको इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेल नॉट जेल। इसके बारे में बात की थी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो यहाँ पे आप गिरफ्तार करते हैं इसको बहुत संयमित तरीके से गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, बहुत सलीके से। ये नहीं कि किसी को भी मन किया और उठा के डाल दिए जेल में। कभी कभी आप देखें किसी दो लोग के बीच थोड़ी सी बहस होती है, फिर दोनों में से किसी एक को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। और खास करके कौन तबके के लोग होते हैं? तो ये होते हैं गरीब और वंचित समुदाय के लोग। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो नेता होते हैं हमारे, उनके खिलाफ तो बोलने की वैसे भी हिम्मत नहीं होती किसी की। अभी आप देखेंगे कि नेताओं के खिलाफ एफआईआर तक दायर नहीं होती। कई सारे ऐसे केसेस निकल करके आते हैं। जैसा आप देखेंगे अभी हमारे रेसलर का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें जो एक्यूज थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर एफआईआर दायर करने में टाइम लग रहा था। उनके ऊपर एफआईआर ही दायर नहीं की जा रही थी शुरू में। और यहाँ पे क्या होता है, कई सारे गरीब समुदाय के लोगों को बिना एफआईआर दायर के सीधे जेल में डाल दिया जाता है, उनको पीटा जाता है। आप इसके लिए जय भीम मूवी देख सकते हैं। जय भीम मूवी में इस चीज को बहुत अच्छे से दिखाया है कि गरीबों के साथ कैसे अन्याय किया जाता है। और ये सारी बात किस केस में कही सुप्रीम कोर्ट ने? तो सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई केस 2021 में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि ऐसे नहीं किसी को गिरफ्तार कर लेना है। गिरफ्तारी का जो मामला है उसको बहुत संयमित तरीके से, बहुत सलीके से लेकर चलने की जरूरत है। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ना, बेल नॉट जेल, इसको आप कोट करके रख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसी बात कही थी। तो यहाँ से आपका आंसर राइटिंग जो है बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो यहाँ पे लगातार गिरफ्तारियां की जाती हैं बिना विचार के, वो औपनिवेशिक सोच की यहाँ पे बीज है। इसका क्या मतलब है? देखिए हमारे यहाँ पे जो आईपीसी की धारा आई थी वो कब आई थी? 1882 में आई थी।
इसको अंग्रेजों ने लाया था किस लिए कि यहाँ पे जो लोग हैं इनको सप्रेस किया जाए, यानी भारतीय लोगों को सप्रेस किया जाए, दबाया जाए, ताकि ये आंदोलन में भाग ना ले सकें, ताकि ये इस चीज़ से दूर रहें, आंदोलन से दूर रहें और देश को आज़ाद ना कराएं। तो इसलिए लाया गया था और अभी तक हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि कोई कुछ बोलता है तुरंत उठा के उसको जेल में डाल दो। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता जो है उसका बीज है, इसको दूर करना बहुत आवश्यक हो गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मत क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं इस मामलों को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि जमानत के लिए एक अलग से कानून बनाना चाहिए और उसको अलग से परिभाषित करना चाहिए कि कब कैसे किस हालत में जमानत दी जा सकती है, किन हालातों में जमानत नहीं दी जा सकती है, सारी चीजें इसमें डिफाइन करनी चाहिए। दूसरा मुद्दा क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो दूसरा मुद्दा ये कहा है कि जो सीआरपीसी है ये औपनिवेशिक माइंडसेट या औपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक है, तो इसमें अभी बहुत बड़े स्तर पर सुधार की आवश्यकता है, इसको वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल ढाला जाना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो अंधाधुंध जो गिरफ्तारियां होती हैं अब इसको दो कैटेगरी में बांटा सुप्रीम कोर्ट ने। कौन कौन से, तो संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध। अब ये क्या है, संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध। गैर संज्ञेय अपराध से मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपने 50 रुपए की चोरी करी, आपने किसी को कुछ अपशब्द कह दिया, छोटी मोटी लड़ाई हो गई एक आध दो थप्पड़ की, तो उसको गैर संज्ञेय अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। संज्ञेय अपराध क्या होगा, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, या किसी के साथ ऐसी बदतमीजी कर दी जो जिंदगी भर उसको याद रहने वाली, यानी हीनियस क्राइम जिसको कहते हैं, तो वो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आ जाता है। तो इस कैटेगरी में बांटकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गैर संज्ञेय अपराध है, कम से कम इसमें गिरफ्तारी करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा इसमें गिरफ्तारी ही की जाए, जहां तक मुमकिन हो आपको गिरफ्तारी से बचना चाहिए। आप देखेंगे एक चीज ये कही जाती है इंडिया के जेल के बारे में कि अगर किसी को इंडिया के जेल में रख दिया गया तो उसके लिए इससे बड़ी सजा और कुछ हो ही नहीं सकती है, जीता जागता नर्क है धरती पे। इसीलिए कई बार जब विजय माल्या को यहाँ पे लाने की बात की जाती है तो यूरोप वाले मना कर देते हैं कि आपके यहाँ पे अमानवीय स्थिति है जेलों में, इस वजह से हम विजय माल्या को भेज नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को सुधारने पर लगा हुआ है। और ये सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इसको जो है ऑर्डर नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको आपको फॉलो ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो दिशा निर्देशों के रूप में बताया है कि मतलब इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इनको आपको फॉलो करना चाहिए। कैसे, जैसे आप देखेंगे इसको डीपीएसपी से रिलेट कर पा रहे होंगे। डीपीएसपी क्या है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी जिसको राज्य अपनी नीति बनाते समय इनको ध्यान में रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरीके से दिशा निर्देश दिया है कि अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए। अब यहाँ पे डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो बेल एप्लीकेशन होता है, जमानत प्रार्थना पत्र जो होता है, इसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं जैसे कि 88 हो गई, 170 हो गई, 204 हो गई और 209। अगर इसके तहत आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है तो इसमें बेल के लिए आपको जमानत के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है कि मुझे जमानत चाहिए फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करिए। इसमें मजिस्ट्रेट ऐसे ही आपको जमानत दे सकता है, इसके बारे में आपकी डायरेक्ट सुनवाई होगी कि आपको क्यों बेल चाहिए, क्या मुद्दा है, कैसे मुद्दा था, ये सुनेगा कौन, मजिस्ट्रेट। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट इसके बारे में फैसला लेगा। तो यहाँ पे आप ये देखें कि मजिस्ट्रेट सुनेगा और यहाँ पे आप डायरेक्ट आपको बेल दी जा सकती है, ये नहीं कि जाइए बेल के लिए पहले एप्लीकेशन अप्लाई करिए, फिर वो मेरे तक पहुंचेगा, 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा मुझ तक आने में, उसके बाद फिर उस पर विचार किया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको जमानत दी जा सकती है, उसके लिए अलग से आपको जमानत का प्रार्थना पत्र भरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन होता क्या है, ये व्यवहार में इसको लागू ही नहीं करते हैं। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि ये धाराओं के अंतर्गत अगर आपके ऊपर केस दर्ज होता है तो जमानत प्रार्थना पत्र की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद भी लोग जमानत प्रार्थना पत्र भरवाते हैं, बेल एप्लीकेशन भरवाते हैं, उसके बाद इस पर विचार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेटों को अलग से जमानत आवेदन पर जोर दिए बिना नियमित रूप से जमानत देने पर विचार करना चाहिए। ये सारी चीजें। उसके बाद राज्यों को भी निर्देश दिया है, चाहे राज्य हो गए, स्टेट या यूटीज, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो अंधाधुंध गिरफ्तारियां की जाती है उससे बचना चाहिए और इसको अच्छे लेवल पर लेके चलिए, जहां तक मुमकिन हो गिरफ्तारी से बचिए। और जो गैर संज्ञेय अपराध हैं इसमें भी अपने आप को थोड़ा संभाल के यूज करिए, ऐसा नहीं कि जिसको मन के उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाए। सीबीआई ने पहले ही अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विशेष न्यायाधीशों को अदालत के पहले के आदेशों के बारे में सूचित कर दिया है। यानी जो यहाँ पे विशेष न्यायाधीश हैं, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने भी जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को निर्देश दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई ने इस चीज को फॉलो किया और यहाँ पे सीबीआई इस चीज को अच्छे से लेकर के चल रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जमानत से जुड़ा कानून है, बेल से जुड़ा कानून है, वो क्या है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें जमानत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता या आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि जो अपराध होते हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन कौन से, तो जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। ये आप ध्यान रखें कि इसको संविधान में या सीआरपीसी में नहीं, इसको आईपीसी में परिभाषित किया गया है कि जमानती अपराध क्या है और गैर जमानती अपराध क्या है। अपराध को दो कैटेगरी में बांटा गया, जबकि सीआरपीसी में यहाँ पे जमानत शब्द का वर्णन ही नहीं है, जमानत शब्द क्या है उसको परिभाषित नहीं किया गया। और यहाँ पे जमानत देने का अधिकार किसको, तो ये मजिस्ट्रेट को है। बेल कौन दे सकता है, मजिस्ट्रेट दे सकता है। इसमें सुरक्षा के साथ या उसके बिना जमानत बांड प्रस्तुत करने पर रिहाई शामिल होगी। यानी यहाँ पे मान लीजिए जैसे
कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये गिरफ्तार है। अब इसका क्या होता है, इसकी कोई जिम्मेदारी ले ले, कौन, मान लीजिए बी नाम का कोई व्यक्ति ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करेगा, ये कोई अपराध नहीं करेगा जब तक बेल पे रहेगा, ये किसी अन्य प्रकार की कोई घटना नहीं करेगा जब तक बेल पे रहेगा, तो ये बी के जिम्मेदारी लेने पर भी इसको जमानत दी जा सकती है। गैर जमानती अपराध संज्ञेय होते हैं जो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने में सक्षम बनाते हैं। यानी अगर आपने संज्ञेय अपराध किया है, गैर जमानती अपराध किया है, तो वहां पे आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बिना वारंट के ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है। यानी आप देखेंगे, मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, मर्डर किए हैं, उसके बाद आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट लेने जाए पुलिस, तो जब तक पुलिस वारंट लेके आएगी तब तक 1-2 मर्डर और निपटा चुके होंगे आप। तो इस मामलों में, इन मामलों में क्या किया गया है, तो यहाँ पे बिना वारंट की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करेगा कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के लिए उपयुक्त है या नहीं। यानी यहाँ पे किसको अधिकार दिया गया, तो मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे बात की जा रही है भारत में जमानत के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की जमानत या बेल आपको दी जा सकती है। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी का मसौदा पहली बार कब आया था, तो 1882 में तैयार किया गया था और समय समय पर संशोधनों के साथ इसका उपयोग जारी है। आपराधिक मामलों के चरण के आधार पर भारत में आमतौर पर 3 प्रकार की जमानत, कितने, तो 3 प्रकार की जमानत होती है। कौन सी, नियमित जमानत। नियमित जमानत से क्या मतलब, जो रेगुलर है, जैसे आपके ऊपर कोई अपराध सिद्ध हो गया है, अब जेल में अगर आपको जमानत चाहिए तो आप नॉर्मली जाएंगे, बेल एप्लीकेशन डालेंगे, जो प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करके आपको बेल दे दी जाएगी, ये होती है नियमित जमानत या रेगुलर जमानत। अब यहाँ पे दूसरी क्या होती है, तो अंतरिम जमानत होती है। अंतरिम जमानत का क्या मुद्दा है, देखिए अंतरिम जमानत, जैसे आप देखेंगे अंतरिम सरकार हमारी जो बनी थी, वो किस लिए बनती है अंतरिम चीजें, तो वो इसलिए बनती है कि अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए, मतलब जो कहते हैं ना काम चलाओ, इमरजेंसी के लिए आप कह सकते हैं, तो उस तरीके की जो होती है अंतरिम जमानत की जाती है। इसको क्यों लिया जाता है, तो इसको इसलिए लिया जाता है अंतरिम जमानत को, ताकि हम नियमित जमानत के लिए बेल एप्लीकेशन डाल सकें, उसकी प्रोसेस को पूरा कर सकें और हमें नियमित जमानत मिले, या हमें जो है अग्रिम जमानत मिले, हमें अग्रिम जमानत या नियमित जमानत चाहिए, तो उसके लिए हम अंतरिम जमानत ले लेते हैं। ये अंतरिम जमानत जो होती है बहुत कम समय के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है, ताकि आप अपने आप को ये प्रूव कर सकें कि आपको बेल देने के लायक हैं आप। और नियमित जमानत के लिए क्या किया गया, तो सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत जमानत याचिका दायर की जा सकती है। यानी अगर आपको रेगुलर जमानत चाहिए, रेगुलर बेल चाहिए, तो क्या होगा, सीआरपीसी की धारा 437 और सीआरपीसी की धारा 439 के तहत आपको बेल एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। अग्रिम जमानत क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अग्रिम जमानत के बारे में, अगर अग्रिम जमानत के बारे में नहीं सुना तो पक्का एंटीसिपेटरी बेल के बारे में सुना होगा। ये इंग्लिश वर्ड है एंटीसिपेटरी बेल। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ वर्ड इतने प्रचलित हो जाते हैं, कुछ शब्द इतने प्रचलित हो जाते हैं कि हम उसकी हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश जानते हैं। तो एंटीसिपेटरी बिल किस लिए होती है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फेमस पर्सनालिटी, मान लीजिए शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, उसके अलावा कोई बड़े नेता हो, जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राज्यपाल जी हैं, हालांकि इन लोगों को सुरक्षा प्रदान है, लेकिन कोई बड़ा, जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी साहब हो गए, इस तरीके के लोग जो होते हैं, अडानी साहब हो गए, तो इनको अगर गैर जमानती अपराध के लिए, गैर जमानती अपराध की चीज मैंने आपको पहले बता दी, संज्ञेय अपराधों के अंतर्गत आता है। अगर उनको ये लगता है कि मुझे गैर जमानती अपराध के लिए पकड़ा जा सकता है, जैसे मान लीजिए किसी रेप में इनका नाम आ जाए या किसी मर्डर में इनका नाम आ जाए, अब इनको ये लगे कि यार मुझे अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, तो ये क्या करेंगे, पहले से एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसे मुद्दे देखने को आए कि जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, उनको बदनाम करने के लिए भी इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है ताकि उनका कैरियर बचा रहे, उनकी इज्जत बची रहे। इंटरिम बेल जो मिलती है, उसके अलावा फिर एंटीसिपेटरी बेल इसलिए दी जाती है ताकि उनकी इज्जत बची रहे और उनको बदनाम ना किया जा सके, और जब पूरी तरीके से प्रूफ हो जाए तब इन लोग को फिर से जो है जेल में डाला जाए, गिरफ्तार किया जाए। आप देखेंगे कई बार मूवीज में दिखाता है कि एक तरफ से पुलिस आती है गिरफ्तार करने, उसके पहले से वकील खड़ा रहता है, तुरंत वकील पहुंचता है कि ये बेल की पेपर, तो ये एंटीसिपेटरी बेल ही होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जमानती, और एक चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत इसको दायर किया जाता है, और इसके मामले में कौन फैसला करता है, तो यहाँ पे सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा फैसला किया जाता है, हाई कोर्ट द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के हाथ में अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो जमानती या गैर जमानती अपराधों में जमानत देने के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं। तो जमानती अपराध में जमानत देने के लिए कौन सी शर्त है, यानी गैर संज्ञेय अपराध अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी शर्त है जिसके तहत आपको जमानत दी जा सकती है। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है, यानी ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप अपराध नहीं किए हैं, आपको सिर्फ फंसाया जा रहा है, तब आपको जमानत दी जा सकती है। मामले में आगे की जांच करने के पर्याप्त कारण है, यानी अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि अभी भी ऐसा बहुत सारे मुद्दे जिसकी जांच की जानी चाहिए, मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बेल दी जा सकती है। वह व्यक्ति मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास दंडनीय किसी अपराध का आरोपी नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपको मिनिमम 10 साल की या मैक्सिमम 10 साल की, यानी 10 साल की सजा अगर आपको मिली है किसी भी तरीके से, या फिर आपको मृत्युदंड दिया गया है, या फिर आपको आजीवन कारावास दिया गया, तो यहाँ पे आपको ये बेल नहीं दी जाएगी।
यानी आपको अगर ये बेल चाहिए तो कम से कम इस कैटेगरी से बाहर रहना पड़ेगा कि 10 वर्ष तक का आपको कारावास ना दिया गया हो, या आजीवन कारावास ना दिया गया हो, या मृत्युदंड ना दिया गया हो, तभी आपके ऊपर जो है बेल के लिए विचार किया जाएगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है गैर जमानती अपराधों या संज्ञेय अपराधों के तहत अगर आपको बेल चाहिए तब क्या शर्त है। तो यहाँ पे बात की जा रही है इसमें महिला हो या बच्चे हो तो इनको गैर जमानती अपराध में भी जमानत दी जा सकती है। अगर सबूतों की कमी हो तब भी इनको गैर जमानती अपराध में बेल दी जा सकती है। उसके अलावा यदि शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर दर्ज करने में देरी होती है तब भी आपको बेल दी जा सकती है, भले से वो संज्ञेय अपराध हो या गैर जमानती अपराध हो। अब यहाँ पे ऐसे प्रावधान क्यों रखे गए महिला या बच्चा? आप देखेंगे कि कई सारी महिलाओं को मान लीजिए सजा हो गई, अब उनके साथ क्या होता है, वो प्रेग्नेंट है, उनका बच्चा जो पैदा होता है कहाँ पे, जेल में ही पैदा होता है, फिर जेल में ही उसकी परवरिश होती है, वो पलता बढ़ता है वहीं पे। आप सोच के देखिए गलती किसने की थी? माँ ने। गलती किसने की थी? एक औरत ने। उसकी सजा किसको मिली? उसकी सजा मिली बच्चों को। अब ये तो पूरी तरीके से गलत बात है ना। आप सोच के देखिए, मतलब गलती कोई और कर रहा है, सजा किसी और को मिल रही है, और जो बच्चा शुरू से जेल में पल बढ़ रहा है उसकी मानसिकता क्या होगी? हमारे देश और समाज में कितना आगे जा पाएगा? लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे? उसका बचपन कैसे छीनेगा? आप ये सारी चीजें रिलेट करके देखिए तो कितनी दयनीय स्थिति बन जाती है। इस वजह से कई बार बात की जाती है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके बारे में भी प्रावधान करना चाहिए, जो बच्चे उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, और कुछ ना कुछ इसके मामले में कानून लाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ों को लाना चाहिए कि जब किसी महिला को बच्चा पैदा होता है जेल में तो उस बच्चे का उचित तरीके से ध्यान रखा जा सके, उसके बचपन का ध्यान रखा जा सके, उसके एजुकेशन का ध्यान रखा जा सके, क्योंकि गलती तो किसी और की है और यहाँ पे सजा कोई और भुगत रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत को ब्रिटेन से क्या सीखना चाहिए और ब्रिटेन का कानून क्या है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ब्रिटेन से क्यों सीखना चाहिए, यूएसए या फ्रांस, जर्मनी, जापान, इनसे क्यों नहीं सीखना चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। सीआरपीसी या आईपीसी जो है वो किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। तो हम सबक कहाँ से लेंगे? इन्हीं से सबक लेंगे। इन्होंने बिगाड़ा तो इनसे ही सबक लेकर के हम सुधार करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्रिटेन का कानून क्या है। यूनाइटेड किंगडम का जमानत अधिनियम 1976 कब लाया गया था? 1976 में इनके यहाँ पे बेल के लिए एक अलग से कानून लाया गया था, जबकि हमारे यहाँ आप देखेंगे 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और 2023 चल रहा, अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। अब इनका उद्देश्य क्या रखा गया था? तो उनका उद्देश्य ये रखा गया था कि कैदियों की जो आबादी है इसको कम करना है, और यहाँ पे जमानत जो है इसको क्या कहा गया था? तो इसको आपको राइट दिया गया था। यानी ब्रिटेन में क्या कहा गया कि जमानत जो है, बेल जो है, वो आपका एक सामान्य अधिकार है अन्य अधिकारियों के तरीके से। और हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है? हमारे यहाँ पे तो अभी जेल में भरने की बात की जाती है। छोटी सी बात होगी तो पुलिस वाले क्या कहेंगे? अभी उठा के जेल में डाल दूंगा। रौब देखते हैं ना पुलिस वालों का। तो इनका लक्ष्य ये रखा गया कि कैदियों की आबादी कम करना। हमारे यहाँ पे तो जेल में ऐसी ऐसी अमानवीय स्थितियां बताई जाती हैं। इसी वजह से कहते हैं ना कभी कभी रूप वाले कि हम विजय माल्या को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि आपके यहाँ पे अमानवीय स्थितियां हैं। जमानत खारिज करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि जमानत पर प्रतिवादी पर विश्वास करने के लिए आधार मौजूद है, वह हिरासत में आत्मसमर्पण नहीं करेगा, जमानत पर रहते हुए अपराध करेगा या गवाहों के साथ हस्तक्षेप करेगा या अन्यथा न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालेगा। जब तक कि प्रतिवादी को उसके स्वयं के कल्याण या सुरक्षा के लिए हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए या अन्य परिस्थितियों में। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई ए और बी दो नाम के व्यक्ति हैं, ए ने क्या किया, ये अपराधी, इसने क्या किया कि बेल चाहिए मुझे, इसने पिटीशन फाइल की या एप्लीकेशन डाला, वहां पे ब्रिटेन की बात की जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको बेल दे दी जा रही है ए को। और अगर बी चाहता है कि इसको बेल ना मिले तो ये किसकी जिम्मेदारी? बी की जिम्मेदारी है कि ये प्रूफ करे कि अगर ए को हम जमानत दे देते हैं तो ये क्या करेगा, ये जाकर के गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा या फिर से कोई अपराध करेगा या किसी को कोई तकलीफ पहुंचाएगा या न्याय में किसी भी तरीके से बाधा डालेगा। अगर बी ये प्रूफ कर देता है कि ए इन सारी चीजों में से कुछ भी करेगा तो इसकी जमानत रद्द की जा सकती है, अन्यथा इसको जमानत दिया जाएगा, ये इसका अधिकार है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए आपके पास संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे 3 अनुच्छेद निकल करके सामने आएंगे। कौन कौन से? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, ये 3 आर्टिकल निकल करके आएंगे। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण देता है। इसमें 3 चीजें कही गई हैं। पहली चीज ये है कि आपको सजा तभी दी जाएगी, आपके ऊपर अपराध तभी माना जाएगा जब आपने किसी काम को किया है और वो काम किसी कानून का उल्लंघन है, तभी आपको सजा दी जाएगी। दूसरा क्या कहा गया है? दूसरा ये कहा जाता है इसमें कि आपको एक ही काम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। जैसे वो जोधा अकबर मूवी है ना, ऋतिक रोशन वाली, उसमें क्या करता है कि उसको आदम खां को पहले छत पर से फेंकता है एक बार, फिर कहता जाओ देख के मर गया, कहता नहीं नहीं मरा है, तो उसको कहता है फिर से लेकर के और इस बार सर की तरफ से फेंकना। तो वही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है कि मतलब ये दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। अगर आपको एक बार फेंक दिया गया फिर वो मरे चाहे ना मरे, इसका कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, पहले राजतंत्र था, वो ये चीज होती थी। तो ये कहा जा रहा है कि एक गलती के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बताएगा? तो तीसरा पॉइंट ये बताएगा कि आपको अपने ही खिलाफ साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी जैसे आप देखेंगे ना, ये किस्सा बहुत फेमस है, ये जोक बहुत फेमस है।
कि एक बार क्या होता है, सारी एक शेर गायब हो जाता है और सारी दुनिया की पुलिस उसको खोजने में लगी रहती है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, इन सारे देशों की पुलिस उसको खोजने में लगी रहती है। और यहाँ पे कुछ टाइम बाद सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि शेर नहीं मिला। फिर कुछ टाइम बाद ये देखा जाता है कि इंडिया की पुलिस कहाँ रह गई यार, इंडिया वाले कहाँ चले गए, ये अभी तक आए नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर जब उनके बारे में पता करने निकलते हैं लोग, तो पता चलता है कि इंडियन पुलिस जंगल में एक भैंसों को पकड़ के उससे कबूल करवा रही है कि बोल तो ही शेर है, बोल तो ही शेर है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है, मतलब आपको ये बाध्य नहीं किया जाएगा, आपसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती है कि आपने ही कोई अपराध किया है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि ये प्रूफ करे कि आपने ये अपराध किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। यानी आपको इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि व्यवहार में इसको बहुत कम ही फॉलो करते हैं। होता ये है कि पीट पीट के, यानी 3rd डिग्री चार्ज दे करके अधिकतर लोगों को जिन्हें सजा मिल रही है, उन्होंने गुनाह भी नहीं किया, उनको भी सजा दी जाती है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये देता है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यानी यहाँ पे ये अधिकार सबको दिया गया है। उसकी वजह यह है कि चाहे नागरिक हो, चाहे गैर नागरिक, विदेशी हो, कोई भी हो, है तो इंसान है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि जब तक कि आपने कोई अपराध नहीं किया, और अगर आपने अपराध किया भी है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि सरकार का जितना मन करे या पुलिस का जितना मन करे उतना आपको सजा दे दी जाएगी। उसके लिए भी जितना कानून कहेगा, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसके तहत ही आपको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि मनमानी सजा दे दी जाएगी आपको। यहाँ पे अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 22 ये कहता है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपने वो फेमस स्टेटमेंट सुना है ना, कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी वजह आपको बतानी पड़ेगी। उसके अलावा आपको 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी होती है। तो ये किसके तहत होती है, अनुच्छेद 22 के तहत होती है। और यहाँ पे दूसरा मुद्दा क्या देखते हैं अनुच्छेद 22, कि अगर आपको निवारक निरोध के अंतर्गत अरेस्ट किया गया। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये शंका हो कि आपकी वजह से देश को खतरा हो सकता है या आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ा सकती है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में जब 370 हट रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे नेताओं को निवारक निरोध के अंतर्गत ही यहाँ पे कैद किया गया था। तो इसके मामले में आपको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। तो ये सारे संवैधानिक प्रावधान है। इस आर्टिकल में किसके बारे में बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल में बात की जा रही है जो युवाओं की संख्या है उसके घटने के बारे में बात की जा रही है कि 2036 तक युवाओं की जनसंख्या घटती जाएगी और वृद्धों की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। और ये सारी बातें किसमें की गई, तो यूथ इन इंडिया रिपोर्ट या भारत में युवा रिपोर्ट 2022 में। इसको किसने जारी किया, तो एनएसओ द्वारा जारी किया गया। एनएसओ क्या है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत ये काम करता है। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या, हम इसके बारे में देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं भारत में युवा रिपोर्ट 2022 का जो है मुख्य बिंदु क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है युवा जनसंख्या में गिरावट शुरू हुई कब से, तो 2011 से लेकर के 2036 में जो इसका लेट पीरियड है, यानी उत्तरार्ध जो है, यानी जब समाप्ति की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे युवाओं की जनसंख्या कम होती जाएगी लगातार। और एक क्या बात की जा रही है, आप देखेंगे 1991 में कितनी संख्या, तो 222.7 मिलियन थी। 2011 में कितना हुआ, तो 333.4 मिलियन हुई। 2021 में कितना युवा थे, 371.4 मिलियन। और यहीं पे बात की जा रही है कि 2036 में कितना होने की संभावना, तो 345.5। यानी आप देख सकते हैं कि 2021 में कितना था, 371.4 मिलियन था। और यहाँ पे बात की जाए 2036 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 345.5 मिलियन हो जाएगा। यानी घटावट आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए हैं जिनमें ये दिखाया है कि 2021 में कुल जनसंख्या का कितने हुआ थे, 2031 में कितने रहेंगे और 2036 में कितने रहेंगे। तो ये आंकड़े हैं जो आप जिस राज्य को बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप ये देख लेंगे। और ये डेटा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आप जिस भी राज्य से होंगे आप अपना यहाँ पे मैच करा लेंगे, देख लेंगे। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हम उसके बारे में देखते हैं। कुल जनसंख्या में युवाओं का अनुपात 1991 में कितना था, तो 26.6% था। 2016 में बढ़ करके कितना हो गया, तो 27.9% हो गया। और फिर गिरावट की प्रवृत्ति शुरू होने वाली है। और अब क्या होगा, तो वर्ष 2036 तक कितना हो जाएंगे, 22.7% हो जाएंगे। यानी 2016 में 27.9% थे और 2036 में कितना हो जाएंगे, तो 22.7%। आप देख सकते हैं कि क्लियरली गिरावट दिखाई दे रही है। इसके विपरीत कुल जनसंख्या में बुजुर्ग आबादी का कुल अनुपात कितना था, तो 1991 में 6.8% था। 2016 में कितना हो गया, तो 9.2% हो गया। और 2036 में आप देखेंगे तो 14.9%। यानी लगातार बुजुर्गों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। राज्यवार परिदृश्य का आप देखेंगे कि राज्यवार स्टेटवार क्या इनका प्रदर्शन रहा है। तो केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 2036 तक युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की आबादी अधिक होने का अनुमान है।
बिहार और उत्तर प्रदेश में 2021 तक कुल जनसंख्या में युवा आबादी के अनुपात में वृद्धि देखी गई और उसके बाद इसमें गिरावट शुरू होने की उम्मीद है। 2021 तक क्या हुआ है, तो यहाँ पे युवा आबादी बढ़ी हो। अब यहाँ से क्या होगा 2021 के बाद से यहाँ पे युवा आबादी की जनसंख्या घटती जाएगी। किसमें, तो बिहार उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ इन दो राज्यों में देश के आधे से अधिक युवा, कितना, तो 52% युवा होने का अनुमान है। कौन कौन से, तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना, लगभग 52% देश के युवा इन 5 राज्यों में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट का आशय क्या है, यानी रिपोर्ट ने क्या बताया, तो यहाँ पे रिपोर्ट ये कह रही है कि जो युवा जनसंख्या है भारत में, इसका उभार हो रहा है। उभार से क्या मतलब है, यहाँ पे वृद्धि हुई है, लेकिन युवाओं के सामने समस्याएं भी हैं। कौन कौन सी, तो शिक्षा तक पहुंच, लाभकारी रोजगार, लैंगिक असमानता, बाल विवाह, युवाओं के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं और किशोर गर्भावस्था, ये सारी समस्याएं युवाओं के सामने है। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है कि वर्तमान में युवाओं की अधिक संख्या के परिणाम स्वरूप भविष्य में जनसंख्या में बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी। इससे बुजुर्ग लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं या कार्यक्रमों के विकास की मांग पैदा होगी। बुजुर्ग आबादी के हिस्से में वृद्धि से समाज सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण प्रणालियों पर दबाव पड़ेगा और अगले 4 से 5 वर्षों का उपयोग उत्पादक रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं युवाओं से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है। तो पहला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा क्या है, युवा, ये इस तरीके से लिखा जाता है युवा। इसका क्या फुल फॉर्म है, तो युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना है ये। एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय नीति 2014, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना। उसके अलावा साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम, उसके अलावा किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना। सारी योजनाएं युवाओं से संबंधित है। अभी कुछ वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स हैं जो डायरेक्टली आपसे वनडे एग्जाम में या स्टेट पीएससी में या प्री में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता, उसका क्या नाम रखा गया, तो रूबरू। ये क्या, तो मिस्टर इंडिया की प्रतियोगिता है। इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो गोवा करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी, तो समय पर कार्य पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी ऐप में, अब यहाँ पे क्या जोड़ेगी, तो सेफ सिटी ऐप जुड़ेगी स्मार्ट सिटी ऐप में। कौन, उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट पॉइंट भी उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ा हुआ है। इसने क्या किया, तो जो डॉक्टरों की, जो सार्वजनिक डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या कर दी है, तो 62 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष कर दी गई है। IMF ने भी क्या किया, तो भारत 2023 की GDP वृद्धि कितना दिखाया है, बढ़ा करके 6.1% कर दिया गया है। कोका कोला ने अजय विजय बथिजा को दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए फ्रेंचाइजी संचालन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा मोटर्स ने राजेश कनन को अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया। CDIO का पूरा नाम क्या है, तो चीफ डिजिटल अब यहाँ पे CDIO का पूरा नाम क्या है, तो CDIO का पूरा नाम है चीफ डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू।